क्या कभी सोचा है कि भारत के संविधान को एक दो बार नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा बार बदला गया है? नहीं, ये कोई गलती नहीं थी। आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है, एक ऐसा दस्तावेज जो भारत के साथ साथ बड़ा हुआ है और आज भी बदल रहा है। देखिए, यही सोच इस पूरी कहानी के दिल में है। असल में हमारे संविधान को बनाने वाले ये बात बखूबी जानते थे कि वो आने वाले कल की हर चुनौती का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए उन्होंने हमें एक सख्त नियम किताब नहीं बल्कि एक कंपास दिया, एक ऐसा गाइड जो समय के साथ हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ढल सके। और हर बदलाव यानी हर संशोधन हमारे देश की कहानी में एक नया पन्ना जोड़ता है। तो ये संशोधन या अमेंडमेंट आखिर है क्या चीज़? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। क्यों आता है? ताकि फ़ोन को नए फीचर्स मिलें, वो ज़्यादा सुरक्षित हो और नई टेक्नोलॉजी के साथ चल सके। बिल्कुल वैसे ही संशोधन हमारे संविधान को अपडेट करते हैं ताकि वो नई सामाजिक ज़रूरतों और चुनौतियों का सामना कर सके। ये इसे हमेशा रेलेवेंट बनाए रखने का एक तरीका है। तो हमारी आज की यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम शुरू करेंगे संविधान के जन्म से, फिर देखेंगे कि शुरुआती दौर में क्या चुनौतियां थीं, कैसे सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, फिर लोकतंत्र का संतुलन कैसे वापस आया, कैसे शक्ति आम लोगों तक पहुंची और आखिर में आज के आधुनिक भारत में संविधान कैसे विकसित हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये जो बदलाव की गुंजाइश है ना, ये कोई बाद में सोचा गया विचार नहीं था। ये तो आप कह सकते हैं संविधान के डीएनए में ही था। इसे बनाने वालों ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए नए कमरे जोड़ने की जगह पहले से ही छोड़ी गई थी। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 1950 का दशक। भारत एक बिल्कुल नया गणराज्य है और उसके सामने चुनौतियों का एक पूरा पहाड़ खड़ा है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सिर्फ नए कानून बनाना काफी नहीं था, बल्कि कभी-कभी तो संविधान में ही बदलाव की जरूरत पड़ जाती थी। और जरा इस बात पे गौर कीजिए, संविधान लागू हुआ और बस सिर्फ एक साल के अंदर ही पहले संशोधन की जरूरत आन पड़ी। इससे ये साफ हो जाता है कि एक राष्ट्र को बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो पहला संशोधन था वो एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए आया था। एक तरफ थी जमींदारी को खत्म करने जैसे भूमि सुधार जो सामाजिक न्याय के लिए बेहद जरूरी थे, और दूसरी तरफ था संपत्ति का अधिकार। तो ये संशोधन एक संतुलन बनाने की कोशिश थी कि सामाजिक बदलाव भी हो सके, लेकिन साथ ही ये भी तय हो कि बोलने की आजादी का इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए न हो। और फिर आया 7वां संशोधन। इसने तो सचमुच भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। राज्यों को भाषा के आधार पर फिर से बनाया गया। आज हम जिस भारत को जानते हैं, जहां हर राज्य की अपनी एक अलग भाषाई और सांस्कृतिक पहचान है, उसकी नींव इसी संशोधन ने रखी थी। ये दिखाता है कि हमारा संविधान देश की विविधता को कितनी अहमियत देता है। अब कहानी में आता है 1970 का दशक, और ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही, कह सकते हैं, तूफानी दौर था। ये वो समय था जब देश की दो सबसे बड़ी ताकतों यानी संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक टकराव शुरू हो गया। सवाल ये था कि संविधान में बदलाव करने की आखिरी शक्ति किसके पास है। इसकी शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से, जिसे गोलकनाथ केस के नाम से जाना जाता है। कोर्ट ने कहा कि संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती। इसके जवाब में संसद 24वां संशोधन लेकर आई, जो सीधे सीधे ये कह रहा था कि संविधान के किसी भी हिस्से में, यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी, बदलाव करने की सर्वोच्च शक्ति संसद के पास ही है। ये शक्ति का एक खुला ऐलान था। और फिर आया 42वां संशोधन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान ऐसे ही नहीं कहा जाता। देश में लगे आपातकाल के उस मुश्किल दौर में पास हुए इस एक संशोधन ने संविधान में इतने सारे और इतने बड़े बदलाव कर दिए कि इसने शक्ति का पल्ला पूरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ झुका दिया और अदालतों की ताकत को कम करने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे उस समय का राजनीतिक माहौल संविधान की आत्मा पर असर डाल सकता है। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। आपातकाल खत्म हुआ और देश को यह महसूस हुआ कि लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना और उन्हें मजबूत बनाना कितना जरूरी है। और यहीं से शुरू हुआ संवैधानिक सुधार का एक नया दौर। तो आपातकाल के बाद लोकतंत्र की गाड़ी को वापस पटरी पर लाने का काम शुरू हुआ और इसका सबसे बड़ा जरिया बना 44th अमेंडमेंट,
इसने 42वें संशोधन से हुए कई बड़े और विवादास्पद बदलावों को पलट दिया। नागरिक अधिकारों को बहाल किया गया और ऐसे नियम बनाए गए कि भविष्य में कोई भी सरकार इतनी आसानी से इमरजेंसी न लगा सके। ये लोकतंत्र की एक जबरदस्त वापसी थी। 80 का दशक राजनीति में एक नई तरह की समस्या लेकर आया। एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था, आया राम गया राम। इसका मतलब था कि चुने हुए विधायक अपनी मर्जी से पार्टियां बदल लेते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थी और अस्थिरता का माहौल बनता था। इसी राजनीतिक बीमारी का इलाज करने के लिए 52वां संशोधन आया, जो दल बदल विरोधी कानून लेकर आया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 1990 के दशक में। ये दौर था लोकतंत्र को और गहराई तक यानी जमीनी स्तर तक ले जाने का। इस समय फोकस इस बात पर था कि शासन को आम लोगों के करीब कैसे लाया जाए और स्थानीय सरकारों को कैसे असली ताकत दी जाए। और इस बड़े बदलाव को हकीकत में बदला 73वें और 74वें संशोधनों ने। मतलब इन्होंने पहली बार हमारे गांवों की पंचायतों और शहरों की नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और असली ताकत दी। अब फैसले सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में नहीं, बल्कि गांव और मोहल्ले के स्तर पर भी लिए जा सकते थे। इसने लोकतंत्र को सही मायनों में आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाया। और अब हम आते हैं 21वीं सदी में। एक नया भारत, नई उम्मीदें और हाँ, नई चुनौतियां भी। जैसे जैसे भारत ने तरक्की की, नई सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे संविधान को भी नए समाधान देने पड़े। 86वां संशोधन ये वाकई एक ऐसा कदम था जिसने आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। इसने शिक्षा को कोई दान या सरकारी योजना नहीं, बल्कि 6 से 14 साल के हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। आज जो देश भर में करोड़ों बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, उसकी कानूनी नींव इसी संशोधन ने रखी थी। अब आते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर। 101वां संशोधन लेकर आया भारत का शायद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी। सोचिए, इससे पहले देश में तरह तरह के टैक्स का एक जाल था जो व्यापार करने को बहुत मुश्किल बनाता था। जीएसटी ने इन सबको हटाकर एक राष्ट्र एक कर के विचार को साकार किया और पूरे देश को एक सिंगल मार्केट बना दिया। और हाल के सालों में 103वां संशोधन हमें एक बार फिर दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे समाज की बदलती सच्चाइयों के साथ खुद को ढालता है। इसने आरक्षण के पारंपरिक आधार से आगे बढ़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया। अब ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये संविधान के लगातार विकसित होने का एक और ताज़ा उदाहरण जरूर है। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का संविधान किसी म्यूजियम में रखी कोई पुरानी चीज नहीं है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है, जो देश के साथ साथ आगे बढ़ती है, अपना रास्ता बनाती है। हर एक संशोधन भारत की कहानी का एक अहम मोड़ है, और इन मोड़ों को समझे बिना हम आज के भारत को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो सवाल यही है कि आगे क्या होगा? जैसे जैसे भारत बदलेगा, नई टेक्निक आएगी, समाज की सोच बदलेगी, तो उन नई चुनौतियों, नई उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमारा ये जीवंत संविधान अगला कौन सा रूप लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम और आप नहीं, बल्कि आने वाला वक्त और आने वाली पीढ़ियां देंगी। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?